जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है कुदरत का चमत्कार। दिसंबर का महीना, कड़कड़ाती इस ठंड में भी आज सुबह सुबह ही राधा जी पार्क जाने के लिए तैयार हो गई थी। वे रोज नित्य नियम से ही पार्क में जाकर चींटियों को आटा डाला करती थी। अभी दरवाजा हल्का सा खुला ही था कि उनकी बहू राखी अपने पति सुमित से कहने लगी, मैं तो रोज रोज की खटर पटर से परेशान आ गई हूँ। सुबह सुबह सोने भी नहीं देती तुम्हारी माँ। खुद तो नहा धोकर पार्क में चींटियों को आटा डालने के लिए निकल जाती है, जैसे चींटियां इन्हीं के इंतजार में भूखी बैठी हूँ। और दिन भर मैं ही घर के सारे काम करने में लगी रहती हूँ। सारे घर का काम मुझे अकेले ही देखना होता है। लेकिन राधा, ऐसा तो नहीं है कि पूरे घर का काम तुम अकेले ही करती हो। झाड़ू पोंछा और बर्तन के लिए तो काम वाली बाई रखी हुई है, और मुझे मालूम है कि सब्जी साफ करना और काटने जैसे काम तो मेरी माँ भी करती है। लेकिन तुम हो कि सुबह सुबह चिल्लाना शुरू कर देती हो। जी, झाड़ू पोंछा और बर्तनों के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं घर में। तुम्हारी माँ तो पार्क में 2 घंटे लगा कर आती है। इतनी देर में तो मैं घर का सारा काम निपटा चुकी होती हूँ। मुझे तो एक बात समझ नहीं आई, जब उनका घर में दिल लगता ही नहीं है तो तुम उन्हें किसी वृद्ध आश्रम में क्यों नहीं छोड़ देते। वहाँ इन्हें उनकी उम्र की सहेलियां भी मिल जाएंगी। राखी, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ, मेरी माँ के बारे में ऐसी बातें मत किया करो। मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं तुमसे बात करके सर खपाई कर ही क्यों रहा हूँ। तुम्हारा तो ये रोज का ही काम है। अब थोड़ी देर शांति से मुझे सोने दो। राधा जी अपनी बेटी बहू की सारी बातें सुन चुकी थी, लेकिन वह जानती थी कि यह तो उनकी बहू का रोज का काम है। उसने घर का माहौल ही ऐसा बना रखा था कि वहाँ कोई शांति से रह ही नहीं सकता था। इसीलिए थोड़ी देर शांति में रहने के लिए राधा जी पार्क में पक्षियों को अनाज डालने चली जाया करती थी। उनका मानना था कि दान धर्म करने से घर में सुख शांति और पैसों की बढ़ोतरी होती है। वर्षों पहले उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। इकलौते बेटे सुमित के अलावा उनका था ही कौन। सुमित उन्हें शादी के 12 साल बाद मन्नतें मांग मांग कर मिला था। यदि वो उसके साथ ना रहती तो फिर कहाँ जाती। सुमित भी अपनी माँ का पूरा ख्याल रखता था। सुमित और राखी का एक बेटा है राजू, जिसे अपनी दादी माँ का साथ बहुत सुहाता है। लेकिन सुमित की पत्नी राखी को अपनी सासू माँ फूटी आंख नहीं सुहाती। जब भी दादाजी अपने पोते के साथ हंसती बतियाती हैं तो बहू की घूरती नजरें उनकी हंसी को वहीं दबा देती और सहम कर रह जाती। राजू अपनी दादी से इतना अधिक प्यार करता था कि एक पल भी उनके बिना बिताना नहीं चाहता था। यही बात राखी को अच्छी नहीं लगती थी। सुमित जब भी शाम को दफ्तर से लौट कर आता तो अक्सर उसके सामने रट लगाए रखती, मैं तो तुम्हारी माँ का काम करते करते थक चुकी हूँ। तुम्हारी माँ तो दिन भर पड़े पड़े खांसती रहती है। अब मुझे इनसे छुटकारा चाहिए। राधा जी की हमेशा यही कोशिश रहती कि उनकी बहू पर काम का बोझ कम से कम रहे। तब वे ठीक रहती तो वे बहू के साथ उसके काम में हाथ बटा दिया करती थी। जब भी काम वाली बाई छुट्टी पर रहती तो बिना देर किए बर्तन साफ कर दिया करती थी। लेकिन बहू पर तो जैसे उन्हें वृद्ध आश्रम भेजने का भूत सवार हो चुका था, जिस कारण घर में हमेशा कलह का वातावरण रहता था। पर सुमित यह बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। इस प्रकार ही काफी समय व्यतीत होता जा रहा था। आज राखी के कुछ रिश्तेदार उसके घर पर आए हुए थे तो राधा जी को उसी समय खांसी छिड़ गई। वे काफी देर तक जोर जोर से खांसती रहीं। उस समय तो राखी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रात को जब सुमित घर लौटा तो राखी ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया और जिद ठान ली कि अब वह माँ जी को वृद्ध आश्रम भेज कर ही दम लेगी। रात को जब सब लोग सो रहे थे तो सुमित पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर आया। देखा तो माँ के कमरे की बत्ती जल रही थी। सुमित ने अंदर जाके देखा तो उसकी माँ किसी गहन सोच में गुम थी। सुमित अपनी माँ के पास जाकर उनकी गोद में सर रख कर लेट गया। क्या हुआ माँ, कोई परेशानी है? बेटा, मैं सोच रही थी कि केवल मेरी वजह से तुम दोनों में रोज कलेश होता है। घर का वातावरण बोझिल हो चुका है। बेटा, मैं अपनी जिंदगी तो जी चुकी हूँ। अब मेरी केवल एक ही इच्छा है कि तुम हंसी खुशी रहो। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे वृंदावन के वृद्ध आश्रम में छोड़ाओ। लेकिन माँ, मैं जीते जी आपको अपने से अलग कैसे कर सकता हूँ?
मुझे तो आप मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी हो। आज मैं जो कुछ भी हूँ केवल आपके ही परिश्रम का फल है। मैं आपके कर्ज से कभी मुक्ति नहीं हो सकता। लेकिन बेटा, इस घर का कलह भरा वातावरण मुझे अब रास नहीं आ रहा। केवल कुछ समय के लिए वहां जाना चाहती हूँ। जब इस घर का वातावरण शांत हो जाएगा तो तुम मुझे वापस ले आना। मेरी हवा पानी बदल जाएगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और आजकल तो व्रत आश्रम की सुविधा भी बहुत अच्छी हो गई है। मुझे भी वहाँ अपनी उम्र के लोग मिल जाएंगे तो मेरा दिल भी लगा रहेगा। तुम लोगों को जब भी मेरी याद आए तो मुझे मिलने आ जाना। सुमित अपनी माँ की बात सुनते हुए लगातार उनके चेहरे की तरफ देख रहा था। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन उनकी आंखों में छुपा आंसुओं का सैलाब सुमित को साफ साफ देख पा रहा था। हालात से मजबूर सुमित जाकर वापस अपने बिस्तर पर लेट गया। आंखों की नींद तो गायब हो चुकी थी। माँ के बारे में सोचते सोचते सुमित अतीत के पन्ने पलटने लगा। करीब 5 वर्ष का था जब उसके पिता का निधन हो गया। उसकी माँ राधा, रिश्तेदारों ने दूसरी शादी करने का दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने फैसला लिया कि वो दूसरा विवाह नहीं करेंगी। अपने बेटे सुमित का लालन पालन पोषण करेंगी और अपने बेटे को माँ और पिता दोनों का प्यार देंगी। पढ़ी लिखी तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन खाना बहुत अच्छा बनाती थी। इसीलिए घर पर रहकर ही उन्होंने टिफिन सर्विस शुरू कर दी। ना सुबह देखी ना शाम, और कड़ी मेहनत करते हुए अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया। वह आज एक सरकारी बैंक में मैनेजर के पद पर आसीन है। सुमित ने अपनी माँ का संघर्ष भरा हुआ जीवन देखा था, इसलिए वह चाहता था कि उसकी पत्नी नौकरी ना करके घर संभाले और उसकी माँ की सेवा करे। परंतु सुमित का यह मात्र प्रेम राखी को कतई पसंद नहीं था। जिस बात में राखी को और भी अधिक चिड़चिड़ा बना दिया था वो ये थी कि उसका बेटा राजू भी अपनी माँ से ज्यादा अपनी दादी से प्यार करता था। इसका परिणाम ये हुआ कि राखी आए दिन अपनी सासू माँ पर कटाक्ष करने लगी और अपने तीर जैसे शब्दों से घायल करने लगी। दादाजी सहनशीलता की मूर्ति थी, परंतु अपनी बहू के मुख से कटाक्ष सुनते सुनते राधा जी का अंतर मन धीरे धीरे अब जवाब देने लगा था। धीरे धीरे वो अस्वस्थ रहने लगी और अक्सर खांसी करते हुए उन्हें उल्टी आ जाती। अब तो बहू उन्हें घिन भरी नजरों से देखने लगी थी और ठान चुकी थी कि अब सासू माँ को वृद्धाश्रम भेज कर ही दम लेगी। जिसका नतीजा यह हुआ कि राधा जी हार कर खुद ही वृद्धाश्रम जाने को तैयार हो गई। सुमित भी ये बात समझ गया था कि उसकी माँ को इस घर में घुट घुट कर जीना पड़ रहा है, जिस कारण उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। और परिस्थितियों से परास्त होकर सुमित अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन राजू अपनी दादी के वृद्धाश्रम जाने की बात सुनते ही तुरंत अपनी दादी से लिपट गया। मैं दादी को कहीं नहीं जाने दूंगा, दादी मेरे साथ ही रहेगी। चिल्लाते हुए जोर जोर से रोने लगा। उसे रोता देख सुमित भी अपना दिल हारने लगा, परंतु फिर उसने अपने बेटे को समझाया, बेटा, दादी को कुछ समय के लिए आराम की जरूरत है। जब कुछ समय के बाद उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम उन्हें वहां से ले आएंगे। अधिकार दिल पर पत्थर रखकर सुमित अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आया। दादाजी के घर से जाने के बाद सुमित और राजू बहुत उदास रहने लगे, परंतु राखी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। राजू हर रोज स्कूल से आने के बाद अपनी दादी के कमरे में बैठा रहता। राखी उसे बहुत मनाती, वह उनके पास आकर बैठे, परंतु वो अकेले में ही बैठना पसंद करता था। उस दिन के बाद से सुमित भी अपनी नौकरी में और अधिक व्यस्त हो गया और 1 महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला। बहुत बार सुमित सोचता कि जाकर अपनी माँ को वापस लेकर आए, लेकिन फिर किसी न किसी काम में व्यस्त हो जाता। ऐसे करते करते 4 महीने व्यतीत हो गए। एक दिन आश्रम से सुमित के पास फोन आया, मिस्टर सुमित, आपकी माताजी श्रीमती राधा जी का बीती रात दिल का दौरा पड़ने की वजह से देहांत हो चुका है। आप तुरंत आश्रम पहुंच जाइए। यह बात सुनते ही सुमित सुन्न रह गया और अपना सर पकड़कर धड़ाम से जमीन पर बैठ गया। रोते हुए बोलने लगा, कितना क्रूर था मैं, जो अपनी माँ को ही वृद्धाश्रम छोड़ कर आ गया और उन्हें वापस लेने आना तो दूर, मैं तो उनसे मिलने तक का समय ना निकाल पाया। मैं उस माँ को कैसे भूल गया जिसने अपना संपूर्ण जीवन मुझ पर न्योछावर कर दिया, जिसकी गोद में सर रखते ही मैं सारी दुनिया की परेशानियों को भूल जाता था।
साक्षात ईश्वर का रूप थी मेरी माँ, और ऐसी पूजनीय माँ के जीवन के अंतिम पड़ाव में मैं उनका साथ नहीं था। मैं ऐसा अनर्थ कैसे कर बैठा। सुमित की आंखों से निरंतर अश्रुधारा प्रभावित हो रही थी। उसी समय राखी भी बाजार से वापस लौट आई। देखा तो सुमित ने ढाल सा जमीन पर पड़ा लगातार आंसू बहा रहा था। राखी उसे देखकर घबरा गई और पूछने लगी, क्या हो गया, आप रो क्यों रहे हैं? राखी को देखते ही सुमित जोर जोर से चिल्लाने लगा, सब तुम्हारा किया धरा है, ये केवल तुम्हारे कारण हुआ है। लेकिन मैंने क्या किया, कुछ बताइए तो क्या हुआ? राखी बोली तो सुमित भरे हुए गले से बोला, तुम मेरी माँ से छुटकारा पाना चाहती थी ना। माँ ने हमेशा के लिए तुम्हें छुटकारा दे दिया। माँ ये दुनिया छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। यह सुनते ही राखी को झटका लगा और राजू को यह सुनते ही जोर जोर से रोने लगा। राखी सुमित से माफी मांगते हुए उसे सांत्वना देने लगी, हमें जल्दी से जल्दी वृद्ध आश्रम के लिए निकलना होगा, लेकिन बाहर तेज बरसात है। जैसे ही बारिश कम होगी हम चल पड़ेंगे। लेकिन बारिश हर बीते पल के साथ तेज होती जा रही थी। सुमित ने समय व्यर्थ न गंवाते हुए ड्राइवर को फोन किया और उससे कहा कि उन्हें जल्दी से जल्दी वृंदावन पहुंचना है। लेकिन ड्राइवर ने कहा कि वृंदावन के पूरे रास्ते में तेज मूसलाधार बरसात हो रही है। पानी भर जाने के कारण पूरा मार्ग रुका हुआ है। बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। ऐसे में घर से बाहर निकलने का मतलब है किसी मुसीबत को बुलावा देना। हमें कुछ देर के लिए बारिश कम होने का इंतजार करना पड़ेगा। उधर वृद्ध आश्रम में सुमित के पास दोबारा फोन आया, यदि वे लोग सुबह तक नहीं पहुंचे तो तुम आश्रम के अधिकारी ही स्वयं राधा जी का अंतिम संस्कार कर देंगे। लेकिन बारिश कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दुखी मन से सुमित बैठा हुआ यही सोचता रहा कि कब बारिश कम हो और कब वो यहाँ से चले। आत्मग्लानि से भरा हुआ यह केवल उस समय को कोस रहा था जब वह अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ कर आया था। सारी रात बीत गई और सुबह हो चुकी थी, लेकिन अभी तक मूसलाधार बारिश नहीं रुकी थी। जब सुबह तक उनका जाना संभव न हो पाया तो आश्रम वालों ने उनकी माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। 2 दिन बाद सुमित अपने परिवार के साथ आश्रम पहुंचा और अपनी माँ की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करके रोते बिलखते खाली हाथ वापस आ गया। घर आकर सुमित और राखी बहुत दुखी थे। सुमित का किसी काम में मन नहीं लग रहा था, लेकिन इस घटना ने राजू को झकझोर कर रख दिया। उसका बचपन जैसे कहीं गुम हो गया। उसकी माँ को जो सब्जी बनाकर देती वह खा लेता, जहाँ बैठने को कहती बैठ जाता। वह गुमसुम सा सारे काम करते जा रहा था, लेकिन जब भी पढ़ाई करने बैठता तो उसका मन नहीं लगता था। किताब उठाकर बैठा रहता, परंतु एक अक्षर भी पढ़ नहीं पाता था। एक दिन राजू जब स्कूल से घर वापस आया तो आकर बिस्तर पर निढाल सा गिर गया। राखी ने देखा तो उसे बुखार था। थर्मामीटर लगाने पर पता चला कि बुखार 104 डिग्री है। राखी घबरा गई, तुरंत सुमित को फोन किया। जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर गए और दवाई दी, परंतु बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। हमेशा 103-104 डिग्री करीब था। रह रहकर राजू नींद में अपनी दादी को बुलाता रहता। एक सप्ताह तक भी जब दवाइयों का असर नहीं हुआ तो वे राजू को मनोचिकित्सक के पास ले गए। राजू हमेशा बड़बड़ाता रहता, दादी आप मेरे पास वापस आ जाओ, आप मेरे पास रहोगी। उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने कहा, बच्चे के दिमाग पर बहुत बड़ा असर पड़ा है, क्या आप इसकी दादी इसके साथ नहीं रहती? सुमित ने दादी जी की वृंदावन छोड़ने से लेकर अभी तक की सारी कहानी डॉक्टर को साहब को बताई और बताया कि किसी भी प्रकार से बच्चे की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा है। उनकी बात सुनकर डॉक्टर ने कहा, देखिए मैं जानता हूँ कि आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इस समस्या से निपटने का केवल यही हल है। आपको किसी वृद्ध महिला को राजू की दादी बनाकर लाना होगा और उन्हें अपने घर में रखना होगा जब तक राजू पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता। डॉक्टर साहब द्वारा बताई गई योजना सुमित और राखी को कुछ अटपटी सी लगी, लेकिन वह अपने बच्चे के जीवन के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। काफी कोशिशों के बाद भी कोई वृद्ध महिला नहीं मिली जो राजू की दादी बन सके। फिर राखी ने सुमित से कहा, क्यों न किसी वृद्ध आश्रम में दादी जी का इंतजाम किया जाए। विधि का विधान तो देखिए, जो राखी राजू की सगी दादी को बोझ समझकर वृद्ध आश्रम छोड़ कर आई थी, आज वही राखी
अपने बेटे के जीवन के खातिर किसी अन्य महिला को वृद्ध आश्रम से लाने की तैयारी कर रही थी। डॉक्टर के सहयोग से दिल्ली के एक वृद्ध आश्रम के संचालक से बात की। उन्होंने बताया, कुछ दिन पहले ही एक वृद्ध महिला उनके आश्रम में आई है। उनका कोई सगा संबंधी कभी मिलने नहीं आया। कुछ समय पहले उनके सिर में चोट आई थी, जिस वजह से उनकी याददाश्त जा चुकी है। वे अकेली हैं। अगर आप इन्हें अपने घर में रखेंगे तो आपको वह कोई असुविधा नहीं होगी। वो बहुत ही हंसमुख हैं। सुमित डॉक्टर साहब के साथ राधा जी से मिलने गया, जो कि दादी बन रही हैं। तो देखा कि वो बहुत मोटी हैं। उनके सर के बाल छोटे थे और चश्मा लगाती हैं। उनके चेहरे पर कुछ चोट के निशान थे। वहां से आने के बाद सुमित ने डॉक्टर साहब को बताया, मेरी माँ के बाल बहुत लंबे थे। वह बहुत ही पतली थी और चश्मा नहीं लगाती थी। पता नहीं राजू ने अपनी दादी मानेगा या नहीं। तो डॉक्टर साहब ने कहा, आप यह सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। डॉक्टर साहब ने राधा जी को अपने पास बिठाकर उन्हें राजू से मिलवाया। राजू से पूछा कि आप तो भगवान के पास चली गई थी ना, फिर आप वापस कैसे आ गई और आप इतनी मोटी कैसे हो गई? आपके बाल कहाँ गए? डॉक्टर ने कहा, राजू तुम बीमार हो गए थे ना, इसलिए भगवान जी ने इन्हें तुम्हारे यहाँ वापस भेज दिया, जहाँ आश्रम में इन्होंने अपना खूब ध्यान रखा। खूब व्यायाम करके इनकी सेहत बहुत अच्छी हो गई। इनके साथ रहकर तुम भी इनके जैसे स्वस्थ हो जाओगे। यह बात सुनकर राजू बहुत खुश हुआ और दादी जी के गले लग गया। फिर अपनी माँ को कहने लगा, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, चलो घर चलो और दादी एक साथ हम खाना खाएंगे। उसकी बात सुनकर राखी मन ही मन बहुत संतुष्ट हुई, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कार रही थी। काश वो अपनी सास के साथ दुर्व्यवहार नहीं करती तो उसे आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। राधा जी बहुत जल्दी ही उस घर में रच बस गईं और राजू भी उनके साथ बहुत जल्दी घुल मिल गया। सब कुछ पहले जैसा होने लगा, लेकिन राखी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह ना तो दादी जी को कोई कड़वी बात कहती और ना ही उन्हें बोझ समझती, बल्कि उनका पूरा ध्यान रखती। लेकिन राजू को अपनी दादी जी में बहुत परिवर्तन नजर आया। वह सोचने लगा कि उसकी दादी तो उसे हिंदी विषय पढ़ाती थी, लेकिन अब वो सब कुछ भूल गई हैं। सुमित ने उसे समझाया, अब दादी जी पहले जैसे ज्यादा बुढ़ी हो गई हैं और इस उम्र में याददाश्त कमजोर हो जाती है, इसलिए तुम्हें पढ़ा नहीं पाती। फिर राजू कहने लगा, कोई बात नहीं पापा, फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। अब मम्मी भी दादी को नहीं डांटती। सुमित के मन में एक बहुत बड़ी कसक थी कि काश ऐसा वातावरण मेरी माँ के समय भी होता। उसे रह रहकर अपनी माँ की याद कचोटती रहती और बार बार उसका मन गिलानी से भर उठता था। कभी कभी तो अकेले में दुख से कतार उसकी आंखों से आंसू उमड़ आते। आज सुमित सुबह उठा तो अपनी माँ को याद करके उदास हो गया। तभी राजू उसके सामने मुस्कुराता चेहरा लेकर गया। क्या पापा आप रो रहे हैं? अब तो दादी भी हमारे पास आ गई। पापा, मेरे पास आपकी उदासी दूर करने का एक बहुत अच्छा आइडिया है। आप आज ऑफिस नहीं, आज हम सब शॉपिंग पर चलेंगे। मेरी और दादी के मन पसंद चीज खरीद लेंगे और शाम को हम सब पार्क आएंगे। सुमित भी बहुत उदास था तो कुछ देर सोचकर बोला, चलो भाई, आज तुम्हारी बात मान लेते हैं। इतना सुनते ही राजू खुशी से उछल पड़ा। सभी लोग जल्दी से तैयार होकर शॉपिंग के लिए निकल गए। सभी का दिल उमंग और प्रसन्नता से भरा हुआ था। शॉपिंग के बाद उन्होंने रेस्टोरेंट में खाना खाया। शाम को पार्क में खूब मस्ती की। जब घर लौटने का समय हुआ, सभी लोग गाड़ी में बैठने लगे। सुमित और राखी गाड़ी में बैठ चुके थे और दादी जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोलने लगी तो राजू ने देखा सड़क के दूसरी ओर आइसक्रीम पार्लर है। उसने अपनी दादी से कहा, दादी आइसक्रीम खानी है, चलो ना। ऐसा कहते हुए वो उनका हाथ पकड़कर तेजी से दौड़ने लगा। दादी ने देखा सामने से एक तेज गति की कार बेकाबू होकर आ रही थी और राजू को बचाने के इरादे से उन्होंने उसका हाथ तेजी से पीछे की ओर खींचा। राजू तो गाड़ी से बच गया, लेकिन दादी माँ को गाड़ी ने टक्कर लगा दी। वह कुछ दूरी पर जाकर गिरी। उनके सर से खून की धारा बह निकली। राखी और सुमित एकदम घबरा गए। क्षण भर की भी देरी ना करते हुए उन्हें लेकर पास के अस्पताल पहुंचे। उन्होंने वृद्धाश्रम के संचालक को शीघ्र ही अस्पताल आने को कहा। डॉक्टर ने तुरंत उनका इलाज शुरू कर दिया और बताया कि उन्हें सर पर ज्यादा चोट आई है, जबकि शरीर पर ज्यादा चोट नहीं आई। कुछ समय के बाद वृद्धाश्रम के संचालक भी पहुंच गए। सुमित ने देखा कि दादी के होंठ कांपने लगे थे और वे मन्नू मन्नू बोलने लगी।
सुमित को ये शब्द सुनकर अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ये उसके बचपन का नाम है और इस नाम से केवल उसे उसकी माँ ही पुकारा करती थी। सुमित हैरान रह गया और बोला, इस नाम से तो मुझे मेरी माँ ही पुकारती थी। वृद्धाश्रम का संचालक तुरंत ही सारा मामला समझ गया और बोला कि कुछ समय पहले इन माताजी का एक्सीडेंट हो गया था। उन्हें सर पर गंभीर चोट आई थी, जिससे उनकी स्मृति चली गई थी। मुझे लगता है कि उसी जगह चोट दोबारा लगने के कारण स्मृति वापस लौट आई है। थोड़ी देर में राधा जी दादी जी को होश आ गया और उन्होंने सभी को पहचान लिया और सुमित को देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। सुमित तुरंत अपनी माँ से लिपट गया और रोते हुए बोला, माँ, अब हम कभी नहीं बिछड़ेंगे। मृत्यु भी हमारे प्यार के समक्ष हार गई, क्योंकि जिस इंसान का दाह संस्कार हो चुका हो वह इंसान साक्षात जीवित सामने हो तो इससे बड़ा आश्चर्य इस संसार में क्या होगा। अपने बेटे राजू को देखकर सुमित बोला, बेटा, ये तुम्हारी दादी अब बिल्कुल ठीक है। राजू ये सुनकर खुशी के मारे उछल पड़ा। सॉरी दादी कहकर अपनी दादी से लिपट गया। राखी भी रोते हुए सासू माँ से अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना करने लगी। इस कारण यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों का मन भर आया और सभी लोग सुमित और उसके परिवार को खूब बधाई दे रहे थे। पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि आश्रम वालों से इतनी बड़ी गलती हुई तो हुई कैसे। ये जानने के लिए सुमित ने वृंदावन के आश्रम में फोन किया और पूरी घटना बताई और गलती कहाँ पर हुई उसकी जानकारी मांगी। तो अगले ही दिन संचालक ने आकर जो बताया वो आश्चर्यजनक था। आश्रम में राधा नाम की 2 महिलाएं थी। मृत्यु राधा अरोड़ा की हुई थी। इत्तेफाक की बात थी कि जिस दिन राधा अरोड़ा की मृत्यु हुई थी उसी दिन ही उनकी माँ जी यानी कि राधा अग्रवाल जी का पैर फिसल जाने के कारण सर में चोट लगी थी। क्योंकि चोट गहरी थी इसलिए इलाज के लिए उन्हें दिल्ली के अस्पताल में भेजा गया और इलाज के बाद उन्हें वहां के एक वृद्ध आश्रम में ठहराया गया। राधा अरोड़ा जी का कोई सगा संबंधी नहीं था और आश्रम के प्रमुख देखरेख करने वाले घनश्याम जी का तबादला हो चुका था। उनके स्थान पर जो एक सज्जन नए आए थे, उनकी अभ्याज्ञानता के कारण रजिस्टर में उनके नाम के साथ दिए गए विवरण पर ध्यान न देने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। दिल्ली के वृद्ध आश्रम में आपकी माता जी यमुना देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गई, क्योंकि आंख खुलने के बाद हमेशा ये गंगा मैया की जय बोलती रहती थी। ठीक होने के बाद स्मृति दोष में अधिक मस्त रहने के कारण उनका शरीर मोटा हो गया। चेहरे पर चोट लगी थी इसलिए चेहरे पर निशान पड़ गए और सर की चोट के कारण इनके बाल भी छोटे कर दिए गए। दृष्टि कमजोर होने के कारण आंखों पर चश्मा चढ़ गया। कुदरत का यह करिश्मा देखकर सब लोग हक्के बक्के रह गए। उन्होंने सपने में भी कभी कल्पना नहीं की थी कि उनकी वह माँ जिसका वो अस्थि विसर्जन कर कर आए थे उन्हें जीवित मिलेंगी। परंतु अब उनकी अनुपस्थिति में उनका परिवार में महत्व सभी लोग भली भांति जान चुके थे। और उधर राखी यह सोच सोच कर शर्म में डूबी जा रही थी कि जिस माँ को वो बोझ समझकर वृद्धाश्रम छोड़ आई थी, आज असल में उसी माँ ने उसके बेटे को जीवन दान दिया है। सुमित और राखी दोनों मन ही मन इस घटना के लिए स्वयं को दोषी मान रहे थे, परंतु दूसरी ओर उनके मन में तसल्ली थी कि आज दादी माँ के कारण ही उनका बेटा राजू उनके सामने सही सलामत खड़ा है। आज सचमुच दादी माँ और राजू दोनों का पूर्व जन्म हुआ था। खून के रिश्ते कितने प्रबल होते हैं, आज इस घटना ने सिद्ध कर दिया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज अपने कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। कहते हैं ना, बड़े बुजुर्गों का महत्व उनके जाने के बाद में समझ में आता है। राजू की किस्मत अच्छी थी इसलिए उसको उसकी दादी दोबारा मिल गई, लेकिन हर किसी की किस्मत राजू जैसी नहीं होती। इसलिए दादा दादी के प्यार पर उनके सभी बच्चों और उनका पोते पोती का अधिकार होता है। दोस्तों, कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।